जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स चल रहा था और एक्सरसाइज 4.3 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 4.4 से पहले जितनी ज़रूरी बातें हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं किसी सारणिक के, उन बातों को हम सीख करके और एक्सरसाइज 4.4 हम आज कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। तो ठीक है, देखते हैं। जैसे ही किताब में एक्सरसाइज 4.3 ख़त्म हो रही है उसके जस्ट नीचे लिखा है उपसारणिक और सहखंड, यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर। अब क्या होता है माइनर और क्या होता है कोफैक्टर, ध्यान से समझेंगे। उसी के जस्ट नीचे एक परिभाषा लिखी, परिभाषा नंबर 1। मेरे पास हिंदी किताब है तो इंग्लिश वाली किताब है, उसमें देख लेना अपना जैसा भी है। कह रहा है डेफिनेशन में जो लिखा है वो कह रहा है सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है इसको हटाने से प्राप्त होता है। तो अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक नीचे टिप्पणी भी है रिमार्क करके, कह रहा है एन ब्रैकेट में एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्रम के सारणिक के अवयव का उपसारणिक n-1 क्रम का सारणिक होता है। ठीक है, देखें बात क्या कहना चाह रहा है। एक एग्जाम्पल के जरिए बात को हम शुरू करते हैं। इसने एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल नंबर 19, इसी को हम पकड़ ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में हमें एक सारणिक दिया हुआ है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक सारणिक है और कह रहा है इसमें अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करो। अब देखो अवयव 6 कहाँ पर है, यही तो है अवयव 6, इसका हमें उपसारणिक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? उपसारणिक लिखने का तरीका होता है एम आई जे। एम माने होता है माइनर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक। आई माने कौन से रो में है और जे माने कौन से कॉलम में है। तो मैं उपसारणिक ज्ञात कर रहा हूँ किसका? एम, इस वाले अवयव का। और ये कौन सी रो में है? दूसरी रो में। कौन से कॉलम में है? तीसरे। M23 का मतलब हो गया कि 6 अवयव जो है, अवयव नंबर 6, उसका हमें क्या करना है? उपसारणिक निकालना है। इतनी बात पकड़ में आई होगी। जब भी उपसारणिक हम निकालेंगे तो उपसारणिक निकालने का मतलब ये होता है कि ये 6 जिस रो में है उसे हटा दो, जिस कॉलम में है उसे हटा दो। हटा दिया, कितना बच गया होगा हमारे पास? 1 2 7 8। तो ये जो है अवयव 6 का उपसारणिक है, अवयव 6 का उपसारणिक हो गया। और इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। भाई सारणिक तो मिल चुका है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 8 और -14 इज इक्वल टू -6। तो -6 का उपसारणिक कितना निकल करके आया? -6। इसी तरह मान के चलो अगर ये वाला एलिमेंट मुझे पकड़ना होता तो मैं क्या करता कि ये है कौन से रो कॉलम में? M1 2, और मुझे वही रो छोड़ देनी होती, वही कॉलम छोड़ देना होता। क्या बच जाता मेरे पास? ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 4 6 और उसके बाद में 7 9, यही तो बचता। मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौक 36 और 7 6 42, तो -6 आ जाता। आई होगी बात पकड़ में। उपसारणिक हमें कैसे निकालना है, बात ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। उपसारणिक निकालने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 134। और पेज नंबर 134 में देखो एक बहुत ही कमाल की बात लिखी है, परिभाषा नंबर 2। स्टार्टिंग में ही जैसे पेज की शुरुआत है, कह रहा है एक अवयव ए आई जे का सहखंड जिसे कैपिटल ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां कैपिटल ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई एम आई जे के द्वारा परिभाषित करते हैं। और ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे है। कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या कह रहा है ये? ठीक है, अब समझ में आएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज भी साफ हो गई। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बात है। इसने नीचे के एग्जाम्पल नंबर 20 दिया है और कह रहा है सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड निकालो। हमें एक सारणिक मिला हुआ है 1 -2 4 और 3, यही तो है। इसके हमें क्या क्या निकालने हैं? एक तो हमें उपसारणिक निकालना है और एक हमें इसके सहखंड निकालने हैं। ठीक है भाई, दोनों बातें समझते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है, क्या है? देखो फॉर्मूला ये था कि ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर कैपिटल आई प्लस जे और इंटू एम आई जे, यही तो फॉर्मूला था। इसको पकड़ के चलना है। इसका यूज कैसे करेंगे, इसको डिकोड कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एम आई जे क्या है? एम आई जे का मतलब हो गया माइनर यानी उपसारणिक, और ए आई जे का मतलब हो गया कोफैक्टर।
यानी कि सहखंड। दोनों बातें हमें पकड़ में आई। अब हम इसके उपसारणिक निकालने की करते हैं कोशिश। पहला उपसारणिक जब हम निकालेंगे तो देखो पहला एलिमेंट क्या है, M11 ही तो है, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या मिला 3। बस भाई 3 मिलेगा तो सारणिक में, लेकिन 3 का सारणिक 3 ही तो होगा, सॉल्व करोगे तो 3 का सारणिक 3 ही आएगा, तो हम इसको 3 लिख देंगे। दूसरी बात में कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, M1 पहली रो में दूसरे कॉलम में, ये तो ये जिस रो जिस कॉलम में उसे छोड़ दो, कौन सी रो में, पहले कॉलम में, ये कितना आ जाएगा 4। फिर है हमारे पास M21 ये वाला, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा -2। उसके बाद में M22 ये वाला पकड़ो, ये छूटेगा, ये छूटेगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आ गया देखो ये तो हमने हर एक अवयव के उपसारणिक निकाल दिए। अब ये तो हम हो गए हमारे क्या माइनर यानी उपसारणिक हमने निकाल दिए। हमें एक चीज और भी तो निकालनी है, हमें सहखंड यानी कोफैक्टर भी निकालना है। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो ये जो बोर्ड पे सामने लिखा है कि aij बराबर -1 की पावर इतना इतना हो गया। अब ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूले में सारी बातें फिट कर रहा हूँ। पहला वाला मुझे पकड़ना है, तो पहला वाला कौन है 11, तो मुझे a11 ही तो निकालना है, इक्वल टू -1 की पावर, i की जगह लिखूंगा 1, j की जगह लिखूंगा 1, और M11 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3। यहाँ से सॉल्व होकर कितना मिलेगा -1 टू दी पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। दूसरी बात मैं करूंगा a12 -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और -1 की पावर कितनी बन जाएगी यहाँ 3 और मल्टीप्लाइड बाई 4, -1 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू -4 आ गया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा a21 की वैल्यू -1 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, यहाँ फिर -1 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाई -2, तो -1 और -2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर मैं करूंगा a22 हमारे पास है -1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और हम इसको -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 का मतलब 1 × 1 इक्वल टू 1। बात क्लियर हुई। अब देखो क्या हमें समझ में आया एक तो इसे पकड़ना और एक इसे पकड़ना। यहां पर इसका उपसारणिक और इसका सहखंड इक्वल है इसका उपसारणिक इसका सहखंड इक्वल है, लेकिन इन दोनों के उपसारणिक और सहखंड में सिर्फ माइनस का अंतर आया। इसका उपसारणिक अगर 4 था तो सहखंड -4, इसका उपसारणिक अगर -2 है तो सहखंड 2 आ गया। मतलब ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, इस बात को अब और ज़्यादा समझ पाओगे जब मैं ये कह दूंगा। देखो एक बात हमेशा याद रखना और शायद पता भी होगी कि अगर -1 की पावर कभी ऑड नंबर होता है तो वैल्यू हमेशा ही माइनस में आती है, और -1 की पावर अगर कभी भी इवन नंबर होता है तो वैल्यू हमेशा प्लस में आती है। इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम। -1 की पावर अगर विषम संख्या तो वैल्यू -1, -1 की पावर अगर सम संख्या तो वैल्यू +1। मतलब जब जब भी i और j को जोड़ करके मुझे एक ऑड नंबर मिलेगा तो मतलब -1 आ रहा होगा, और -1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो उसका चिन्ह बदल दे रहा होगा कि नहीं। अगर -1 माइनस के ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो प्लस कर दे रहा होगा, -1 प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो माइनस कर दे रहा होगा। तो इन पूरी बात का यही निचोड़ निकला है कि जो उपसारणिक होता है वही तो सहखंड होता है। उपसारणिक और सहखंड अलग नहीं है, उपसारणिक ही सहखंड है। बस सहखंड में इतना सा अंतर है कि जिस भी अवयव के उपसारणिक तुम निकाल रहे हो, उपसारणिक में रो और कॉलम इनको ऐड करो, और ऐड करने पर अगर नंबर सम आता है तो उपसारणिक ही सहखंड हो जाता है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 और 1 को जोड़ोगे कितना आएगा 2, 2 एक सम संख्या होती है, तो सम संख्या आने पर जो उपसारणिक होता है वही सहखंड हो जाता है। 1 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा 3, और 3 कैसा होता है विषम, तो विषम को जोड़ने पर जो उपसारणिक आएगा सहखंड उसका माइनस लग करके आ जाएगा। 2 और 1 को जोड़ोगे कितना आएगा 3, कैसा नंबर होता है विषम, तो विषम संख्या को जोड़ने पर जो उपसारणिक आएगा सहखंड उसके माइनस के इक्वल आ जाएगा। दूसरी बात 2 और 2 को जोड़ने पर कितना आता है 4, और 4 कैसा नंबर होता है सम, सम संख्या पर जो उपसारणिक है वही तो उसका सहखंड होता है। आई बात समझ में थोड़ी बहुत। अब इस फॉर्मूले का मतलब समझ पा रहे हो कि जब भी हमें उपसारणिक निकालना है, उपसारणिक निकालने का मतलब है कि वो अवयव, जिस भी अवयव का हमें उपसारणिक निकालना है, वो एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में उसे छोड़ दो, पहली बात।
दूसरी बात ये कि उस एलिमेंट को मुझे जब मैं उसका कोफैक्टर निकालूंगा तो मैं बस इतना देख लूंगा कि जब मैंने इसका कि ये कितनी रो और कितने कॉलम में है, तो रो और कॉलम को ऐड करने पर अगर विषम नंबर आ जाए तो जो भी उपसारणिक निकला था उसके आगे एक माइनस लग जाएगा, और अगर सम संख्या आ जाए तो जो उपसारणिक वही सेकंड। बात थोड़ी बहुत भी पकड़ में आई क्या? ठीक हो गया, उपसारणिक और सेकंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखो एक बात हमको और सीखनी है, उसके बाद बस सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे हम, और कुछ इसमें ज़्यादा विशेष नहीं है। देखो भाई, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसमें देखो इसी पेज में एग्जाम्पल नंबर 20-21 दिया है, और इस एग्जाम्पल के बाद जो है पेज नंबर 135 पर देखो एक टिप्पणी दी हुई है, और टिप्पणी में अगर हम थोड़ी बहुत बात ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि एग्जाम्पल 21 में सारणिक का R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर हम पाते हैं कि, तो इसने पूरे सारणिक का प्रसरण कर दिया, और प्रसरण करने के बाद देखो इसे एक रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? इसे रिजल्ट ये मिला कि अगर हमारे पास कोई सारणिक इस फॉर्मेट में है कि A11, देखो इस फॉर्मेट में है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही तो हमारे पास सारणिक है। अब क्वेश्चन कह रहा है जब हमने इसको प्रसार किया तो प्रसार करने के बाद हमें क्या समझ आया, एक इसको देखो वैल्यू मिली, और वो वैल्यू इसकी क्या थी कि A11 और A11 प्लस A12, A12 प्लस A13 और A13, और यही कहा गया कि एक सारणिक की वैल्यू होती है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, ये एक फॉर्मूले की तरह याद कर लो इसको। ये जो रिजल्ट है बुक में तो इसका प्रूफ है, पहले कैसे प्रूफ है, इसका उपसारणिक भाई इसका पूरे सारणिक का R1 के सापेक्ष प्रसार करो, और जब प्रसार करोगे तो कैसे आएगा, देखो इस ये और ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, पूरा ये आ जाएगा, फिर ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, पूरा ये आ जाएगा, फिर ये दोनों छूटेंगे और ये आ जाएगा। तो जब इसका प्रसार करोगे तो इस टाइप की वैल्यू मिल जाएगी। और इस वैल्यू के जरिए वो क्या सिखाना चाह रहा है, वो ये सिखाना चाह रहा है कि किसी भी सारणिक की वैल्यू क्या होती है, अवयव, यानी जितने रो और कॉलम का अवयव होगा, अवयव की पोजीशन और उसी पोजीशन का कोफैक्टर, प्लस अवयव की पोजीशन उसी पोजीशन का कोफैक्टर, प्लस अवयव की पोजीशन गुणा उसी अवयव का कोफैक्टर, इन सबको अगर सॉल्व कर लोगे तो सारणी की सीधे सीधे वैल्यू निकल जाएगी। नहीं समझ में बात आई होगी मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सारणी की वैल्यू पता क्या होनी है, A21। अब मैं इस वाले अवयव को पकड़ ले रहा हूँ, तो जो अवयव लिखो उसी का कोफैक्टर, उनकी गुणा करके, प्लस जो अवयव लिखो उसी अवयव का कोफैक्टर, प्लस जो अवयव लिखो उसी अवयव का कोफैक्टर, और जब इस बात को सॉल्व कर लिया जाएगा तो यही किसी सारणी की वैल्यू आएगी। समझ में बात आई नहीं? जैसे मैं अगर बात ये करना चाह रहा था, मैं अगर ऐसे लिख दूं कि अगर मुझे A13 चाहिए तो A13, अगर मुझे A23 चाहिए A23, और अगर मुझे A33 चाहिए तो मुझे A33 वाला कोफैक्टर मिल जाए, तो ये किसी सारणी की वैल्यू होती है। चाहे मैं ऐसे पकड़ूं, चाहे मैं ऐसे पकड़ूं, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, बस मुझे करना क्या है, आंसर सब में सेम आएगा। मुझे ये करना है कि जो अवयव पकड़ूं उसी का कोफैक्टर, और वो अवयव या वो अवयव जो हम पकड़ेंगे वो या तो किसी रो के अकॉर्डिंग चलना है या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ देखो हमने A11, A12, A3 रो ही के हिसाब से तो चल रहे हैं, A21, 22, 23 रो के हिसाब से ही तो चल रहे हैं, यहाँ 1, 3, 2, 3, 3, 3 कॉलम के हिसाब से ही तो चल रहे हैं। तो किसी रो को पकड़ो या किसी कॉलम को पकड़ो, उसमें जितने भी अवयव हैं उन अवयवों की गुणा उनके कोफैक्टर से करा दो और आपस में सबका एडिशन कर दो, तो जो भी निकल करके आएगा वो किसी सारणी की वैल्यू होगी। और ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बात पकड़ में आई होगी? बस ठीक है, अब इसके आगे हम सीधे सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज तो इतनी बड़ी है नहीं, जितनी समझाने वाली बातें थी मैंने बता दी। अब ज़्यादातर बात चली जाएगी होमवर्क के लिए, ठीक है? तो इसको एक बार देख लो और इसमें जो है लिखना जो भी है अपना बुक से देख के लिख लेना। कर दूँ साफ इसे? ठीक है भाई, अब हम सीधे सीधे एक्सरसाइज पे अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं देखो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करो। तो उपसारणिक और सहखंड क्या ज्ञात कर पाओगे? कर लोगे ना? ठीक है भाई, करो। 1-2 क्वेश्चन यहीं करो, प्रैक्टिस हो जाएगी तो और आसान रहेगा, ठीक है?
दूसरा वाला क्वेश्चन जो दिया है, दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरे में 2 पार्ट दिए हैं, तो इन दोनों ही पार्ट का करोगे, उपसारणिक याद करो और कोफैक्टर दूसरे वाले का कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ, जो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसका सेकेंड पार्ट जो है, एक सारणिक है हमारे पास और सारणिक की वैल्यू है 10435 -1, 10435 -1 और 012 ये हमारे पास एक सारणिक है और इस सारणिक में हमें हर एक अवयव का क्या निकालना है, उपसारणिक, और हर एक अवयव का कोफैक्टर निकालना है। करो एक बार, सब ट्राई करो भाई। चलो ठीक है भाई, इसे किया होगा। अब एक बार मैं कर रहा हूँ और देख लेना, ठीक है, करते हैं। हमें हर एक अवयव का कोफैक्टर और माइनर निकालना है दोनों का। तो पहला अवयव पकड़ो ये, तो पहला कोफैक्टर माइनर क्या बनना चाहिए, M11, यही तो बनना चाहिए। M11 का मतलब ये वाला अवयव 1 पहली रो पहले कॉलम में जो अवयव है उसका हम माइनर ही तो निकाल रहे हैं। तो पहली रो पहले कॉलम में यही वाला तो अवयव है, इसका माइनर निकालना है। तो मतलब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ 5 दूनी 10 और इसकी गुणा उसके साथ प्लस का हो जाएगा 1, तो 10 और 1 11 आ जाएगा। ठीक, दूसरा हमें निकालना है M12। M12 का मतलब ये वाला, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 6। उसके बाद में M13, M13 का मतलब ये वाला अवयव, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 एकम हो जाएगा 3। उसके बाद में M21 यानी ये वाला अवयव, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 4 आ जाएगी। उसके बाद में M22 जब मैं निकालूंगा तो ये वाला, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 और ये हो जाएगा हमारे पास में 0। उसके बाद में M23 का मतलब ये वाला अवयव, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, सॉरी कौन सा वाला अवयव है, M23 ये वाला, तो ये छूटेगा और ये छूट जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई सीधे इसके साथ हो जाएगी 1। और उसके बाद फिर हमारे पास में क्या है, M31 का मतलब है तीसरी रो पहले कॉलम में, तो तीसरी रो पहला कॉलम ये हो गया, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसकी मल्टीप्लाई 0 और इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 20। और उसके बाद में M32 की जब हम बात करेंगे तो ये वाला अवयव, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -12, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 13। M33 का मतलब ये वाला, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी सीधे सीधे 5। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, हमने सारे के सारे माइनर निकाल दिए, अब हमें क्या निकालने, कोफैक्टर। अब हमें आगे जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, उसमें माइनर कहीं नहीं निकल पाएगा, उसमें कोफैक्टर निकलवाए जाते हैं। लेकिन कोफैक्टर होता काम माइनर के ही जैसा है। मुझे देखो क्या करना है, अब मैं इन सबका कोफैक्टर निकालूंगा। मैं जब इसका कोफैक्टर निकालूंगा A11 का, तो A11 का कोफैक्टर पता है कैसे निकलेगा, देखो 1 और 1 को जोड़ो 2 और 2 कैसा है, सम, तो जो माइनर वही कोफैक्टर। उसके बाद में A12 3 आ गया विषम, तो जो माइनर वो कोफैक्टर नहीं, बस माइनस का अंतर आ जाएगा। उसके बाद में A13 जब मैंने पकड़ा, A13 3 और 1 4 यानी कि सेम आ जाएगा। उसके बाद में A21 पकड़ा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। उसके बाद में मैंने पकड़ा A22 यानी कि 2 2 4 सम संख्या है, तो प्लस का 2 ही आ जाएगा। उसके बाद मैंने पकड़ा A23 यानी 2 3 5, तो माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद में A31 यानी माइनस का 20 ही आ जाएगा। और उसके बाद में A32 की वैल्यू प्लस का 13 आ जाएगी। उसके बाद में A33 की वैल्यू हमारे पास +5 आ जाएगी। यही तो बात हमें करनी है। अगर मैं पहली बार में माइनर की जगह कोफैक्टर निकालता तो काम तो मुझे यही करना होता, ये छोड़ो इनकी मल्टीप्लाई करो, ये छोड़ो इनकी मल्टीप्लाई करो। बस चिन्ह को मैं थोड़ा ध्यान से लेकर के चलता कि जहाँ सम संख्या आ रही थी वहाँ वही नंबर, जहाँ विषम संख्या आ रही थी वहाँ बस माइनस के साथ आ जाता, जहाँ सम संख्या सेम नंबर विषम माइनस के साथ। तो हमें फोकस माइनर पे नहीं करना है, हमें जो फोकस करना है मेरे भाई वो कोफैक्टर पे करना है, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेपर की दृष्टि से। 6 नंबर का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें माइनर नहीं निकलवाया जाएगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। और कोफैक्टर हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। अब क्या हमें कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा? नहीं। जैसे मैं अभी मुझे कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो गया, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ मुझे A32 निकालना है। A32 का मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम ये वाला गया, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो -1, इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो 4 तियां -12 यानी -13 आ गया।
हमने सॉल्व किया, आंसर आ रहा था -13, लेकिन 3 और 2 को जब भी ऐड करेंगे तो आएगा विषम। तो विषम की वजह से जो भी आंसर आए सॉल्व करके उसके आगे एक माइनस हमें और लगाना है, तो ओवरऑल हमारा +13। और यही तो हमने निकाला था, कहाँ गया, यही तो हमने निकाला था। बात पकड़ में आ रही होगी कि हमें करना क्या है, माइनर और कोफैक्टर के साथ कैसे खेलना है। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब मैंने पूरी बात समझाने की कोशिश करी। अब मैं अगर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखो भाई, कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात करो। अब देखो वही फॉर्मूला, दूसरी पंक्ति के अवयव पकड़ना है। मैं क्या, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था A11 प्लस A22 पढ़ा था नहीं, तो वही फॉर्मूले का यहाँ यूज हो जाएगा। कैसे, हमें जैसे दूसरी पंक्ति के अवयव, जैसे इसी वाले सारणिक में अगर वो मुझसे कह देता कि दूसरी पंक्ति के अवयव पकड़ो, तो दूसरी पंक्ति मेरी यही तो है, इसके तो मुझे अवयव पकड़ लेने, तो 3 + 5 और प्लस माइनस का 1, यही हो जाता। 3 कौन से पोजीशन पर है, 2 1, तो मुझे इसका 2 1 का क्या निकाल देना था, कोफैक्टर। ये कौन सी पोजीशन पर है, 2 2, तो 2 2 का कोफैक्टर। ये कौन सी पोजीशन पर है, A23, हाँ A23, तो मुझे ये जो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, मुझे सारणी का मान मिल जाएगा। चाहे किसी भी पंक्ति के, किसी भी स्तंभ के, अगर इसकी बात करेगा तो मुझे पहले ये अवयव लिख देने और इन्हीं अवयवों के कोफैक्टर निकाल के इनसे मल्टीप्लाई करके टोटल को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, बात पकड़ में आ रही है? कर लोगे क्या? आगे बढ़ते हैं भाई। A13 कहाँ पर, ये, हाँ देखो ये अवयव कौन सी पोजीशन पर है, A13, तो ये अवयव और A13 का कोफैक्टर, ये अवयव A13 का कोफैक्टर, ये अवयव और A13 का कोफैक्टर, आंसर आ जाएगा। A13 A23 A33, सॉरी अगर मैं गलत बोल गया तो इसको सही कर लेंगे कि ये अवयव और इसका कोफैक्टर A13, ये अवयव इसका कोफैक्टर A23, ये अवयव इसका कोफैक्टर A33, आंसर आ जाएगा। आ रही है क्या बात पकड़ में? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसको मैं करा दूंगा चौथे क्वेश्चन को। 5वां सवाल देखो, 5वां सवाल कह रहा है यदि एक सारणिक हमको है और AIJ का सहखंड AIJ, यानी जिस नंबर पे जिस पोजीशन का अवयव है उसका सहखंड उसी पोजीशन का है। कहने का मतलब ये कह रहा है, देखो सुनो ध्यान से, कह रहा है AIJ अगर कोई अवयव है तो इसका जो सहखंड है वो AIJ ही होना चाहिए। मतलब क्या कहना, हाँ ऑप्शन पकड़ में आ गया बात? तो ठीक है भाई, सेम अवयव नहीं आया ना, तो मैं बता रहा हूँ जो अवयव उसका वही कोफैक्टर है। मतलब अगर A11 अवयव है तो कोफैक्टर A11 हो जाएगा, इस बात का तो ये मतलब है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जिस भी नंबर का हमें लिखना है, क्या, जिस भी नंबर का हमें नंबर जो अवयव लिखो जिस पोजीशन का, उसी पोजीशन का कोफैक्टर, प्लस जिस पोजीशन का क्या लिखोगे, जिस पोजीशन का अवयव लिखोगे उसी पोजीशन का कोफैक्टर, प्लस जिस पोजीशन का अवयव उसी पोजीशन का कोफैक्टर। और अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये कुछ और नहीं, एक सारणिक की वैल्यू ही तो आती है। ये कुछ और नहीं, एक सारणिक की वैल्यू ही तो है। अब यहाँ पर देखो A11 A21 A31, यानी कि पहले कॉलम के हिसाब से बात करना चाह रहा है। पहले कॉलम के इसने सारे अवयव पकड़े और उनके सारे कोफैक्टरों की मल्टीप्लाई करा दी, आंसर आ गया। अगर तुम इसके हिसाब से बात करना चाहते तो ये क्या होता, A12 A22 A23 और इनके सारे कोफैक्टरों की इनके साथ मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। तो 5वें क्वेश्चन में पकड़ में आया भाई, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है? ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम अभी करेंगे, पहले इसको एक बार देख लो जो देखना है, या कोई बात ऐसी जो समझ नहीं आई तो पूछ लो। ठीक है, तो कॉलम, हाँ ठीक है। तो फिर आज के लिए हम बात यहीं पर रोकते हैं और कल क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। और तब तक के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका एक बार उसको होमवर्क करके लाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहेंगे सभी लोग मेहनत से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।